नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 2 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसे नहीं देखें ऊपर का आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा यूरी गागरिन था। ठीक है, यूरी गागरिन। देखिए, सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। बोस्टक 1 पर सवार होकर लगभग 108 मिनट तक पृथ्वी की परिक्रमा किया। उनकी उड़ान अंतरिक्ष अन्वेषण में एक मील का पत्थर साबित हुई। अंतरिक्ष दौड़ में सोवियत संघ की बढ़त स्थापित हुई। मैंने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में वैश्विक प्रगति को प्रेरित किया था। उसके बाद जान लीजिए कि अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए मानवता की क्षमता का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि जनवरी 2020 तक निम्न में से कौन एक महारत्न कंपनी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये तो है, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ये भी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये भी है, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड ये नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये तब राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक सरकारी कंपनी है। इस औद्योगिक इकाई का नाम बदलकर केरल पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कर दिया गया है। HNL की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 7 जून 1983 को केरल में किया गया था। भारत सरकार ने 28 अक्टूबर 2017 को हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट के निजीकरण की घोषणा किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कि सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1857 ईस्वी को। देखिए, सिपाही विद्रोह या फिर भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ था। यह विद्रोह अंततः असफल रहा था। उसके बाद चलिए जानते हैं इस विद्रोह के बारे में कुछ और खास बातें। देखिए, विद्रोह की शुरुआत मेरठ के एक गैरिसन शहर से हुआ था। यह विद्रोह जल्द ही भारत के दूसरे हिस्सों में फैल गया था। इस विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे शामिल थे। उसके बाद जान लीजिए कि इस विद्रोह की जो वजह था राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य, ये सभी कारण था। इस विद्रोह को उकसाने का एक बड़ा कारण एनफील्ड राइफल्स की शुरुआत था। इन राइफल्स के कारतूसों में गोमांस और सुअर के मांस से बना कवर हुआ करता था, इसीलिए हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कि राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो देखिए, किया गया था 2015 ईस्वी को। देखिए, 15 जुलाई 2015 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का जो उद्देश्य है, कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में अलग अलग क्षेत्रों और राज्यों में अभिसरण बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में डैश में हुआ था। तो बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो देखिए, ये हुआ था कहाँ पर, कहाँ हुआ था? देखिए, पटियाला में हुआ था। ठीक है, पटियाला। देखिए, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था। उनका असली नाम अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो था। वे एक प्रसिद्ध कवि, संगीतकार, गायक और एक विद्वान थे। अमीर खुसरो के बारे में चलिए कुछ और जान लेते हैं। वे मध्य एशिया के लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के बेटे थे। उनकी मां बलबन के युद्ध मंत्री इमादुल मुल्क की पुत्री थी। 7 साल की उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद जान लीजिए कि वे दिल्ली सल्तनत के काल में रहते थे। वे बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। वे निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक शिष्य भी थे। उन्हें भारत की आवाज़ या भारत का तोता यानी कि तूतीय हिंद भी कहा जाता है। उन्हें कव्वाली का जनक माना जाता है। उन्होंने गज़ल शैली की शुरुआत किया था। उसके बाद जान लीजिए कि उन्होंने मुख्य रूप से फारसी में कविताएं लिखा था, लेकिन हिंदी में भी थे वो। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए क्या कि ESS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरप्राइज डाटा को बदलने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे बताना कि ESS का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, तो कार्यकारी सहायता प्रणाली हो जाएगा। ठीक है, देखिए ESS कार्यकारी सहायता प्रणाली सॉफ्टवेयर से संबंधित है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरप्राइज डेटा को तेजी से सुलभ और कार्यकारी स्तरीय रिपोर्टों में बदलने की अनुमति देता है, जैसे कि बिलिंग, लेखा और स्टाफिंग विभागों के द्वारा उपयोग किया जाता है। ESS अधिकारियों के लिए निर्णय लेने में सुधार करता है। ESS को कार्यकारी सूचना प्रणाली भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कि प्रधानमंत्री ने 2019 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया था? तो ये किया था ग्रेटर नोएडा में किया था।
देखिए, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया था। संस्थान का जो उद्देश्य है छात्रों को पुरातत्व के क्षेत्र में उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करने के लिए एक सहायक और उत्साही शैक्षणिक माहौल प्रदान करना है। संस्थान भारत और दुनिया भर के शोध विद्वानों और छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। संस्थान का जो उद्घाटन है वो 9 मार्च 2019 को हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहा कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा कौन? तो जॉन मैनार्ड कीन्स हो जाएगा ये, ठीक है, जॉन मैनार्ड कीन्स। देखिए, रोजगार, ब्याज और पैसे का समान सिद्धांत, रोजगार, ब्याज और धन का समान सिद्धांत अंग्रेजी अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड कीन्स के द्वारा फरवरी 1936 में प्रकाशित एक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची वृक्ष प्रजाति है? तो ये हो जाएगा रेडवुड हो जाएगा, ठीक है, रेडवुड। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पेड़ हाइपरियन है जो एक तटीय रेडवुड पेड़ है और यह कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित है। तटीय रेडवुड की जो खोज है 25 अगस्त 2006 को क्रिस एटकिंस और माइकल टेलर संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित जो है द्वारा किया गया था और इसकी जो सुरक्षा के प्रयास के लिए इसके स्थान को गुप्त रूप से गुप्त रखा गया है। इस पेड़ की जो ऊंचाई है लगभग 379 फीट यानी कि 115 मीटर है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार इस विशाल वृक्षों के राजा को हाइपरियन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहा कि हाइडेस्पेसीज का युद्ध किसने जीता है? किसने जीता है? ये जीता है सिकंदर ने जीता है। ये 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने हाइडेस्पेसीज के युद्ध में राजा पोरस का सामना किया था, जिसे झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत के पंजाब क्षेत्र, आधुनिक पंजाब, पाकिस्तान में झेलम नदी, जो कि प्राचीन यूनानियों के द्वारा हाइडेस्पेसीज का कहा जाता था, के तट पर यह लड़ाई हुआ था। उसके बाद जान लीजिए कि ग्रीक विजय और पोरस के आत्मसमर्पण के साथ संघर्ष को समाप्त किया गया था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे कहा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो आर्टिकल हो जाएगा 326, ठीक है, अनुच्छेद 326 हो जाएगा ये। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 यह अनुमति देता है कि लोकसभा और प्रत्येक भारतीय राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार महिलाएं वोट देने के पात्र नहीं होंगे। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से जुड़ा हुआ है। उसके बाद जान लीजिए कि सार्वभौमिक मताधिकार सभी वयस्क भारतीय नागरिकों को धन, आय, लिंग, सामाजिक स्थिति, जाति, राजनीतिक रुख या किसी अन्य प्रतिबंध की परवाह किए बिना वोट देने का अधिकार देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कि ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने? तो E.M. फोस्टर ने लिखा है, ठीक है, E.M. फोस्टर ने। देखिए, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर एक अंग्रेजी लेखक थे। उन्हें उनके उपन्यास विशेष रूप से अ रूम विद अ फ्यू आवर्स एंड अ पैसेज टू इंडिया के लिए जाना जाता था। उन्होंने अलग अलग लघु कथाएं, निबंध, भाषा प्रसारण के साथ साथ सीमित संख्या में जीवनियाँ भी और कुछ नाटक भी लिखे हुए हैं। उसके बाद जान लीजिए कि इसे व्यापक रूप से फोस्टर के बेहतरीन काम के लिए जाना जाता है और यह उनका आखिरी उपन्यास बन गया है। इसका तथ्य यह है कि वह इसके प्रकाशन के बाद 4 दशक से अधिक समय तक इस लेखक और आलोचक के रूप में सक्रिय रहे थे। उसके बाद जान लीजिए कि अ पैसेज टू इंडिया का प्रकाशन जो है वर्ष 1924 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा कब हुआ था? 1924 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे क्या कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा? तो देखिए, ये बताया गया आर्टिकल 50 में, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 50 में ये बताया गया है। 50 इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। भारत में शक्तियों के बजाय कार्यों के पृथक्करण का पालन किया जाता है। अमेरिका के विपरीत भारत में शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि अधिकांश संवैधानिक प्रणालियों में शास्त्रीय अर्थ में अलग अलग अंगों की भी शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता है, क्योंकि यह व्यावहारिक होता है। शक्तियों के पृथक्करण का जो उद्देश्य है किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए क्या कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किशोर श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी को देखिए, छोटे कारोबारियों को 50,000 से 5 लाख तक का लोन, यही यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, फिलहाल मुद्रा योजना के तहत 3 श्रेणियों शिशु लोन, किशोर लोन और एक तरुण लोन में बांटा गया है, ठीक है। शिशु श्रेणी के अंतर्गत 50,000 रुपये तक, किशोर श्रेणी में 50,000 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपये तक और तरुण श्रेणी में 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के कर्ज दिए जाते हैं इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या है कि भारत का संविधान तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? तो देखिए कितना लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था, ठीक है। कितना? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। देखिए, संविधान प्रक्रिया को पूरा करने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 6.4 मिलियन का खर्च इसमें आया था। उसके बाद जान लीजिए कि गणतंत्र का शासन भारत के संविधान के अनुसार किया जाता है, जिसे संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी बन के लागू हो गया था। उसके बाद जान लीजिए कि भारत का जो संविधान है भारत का सर्वोच्च कानून भी है। संविधान मूलभूत सिद्धांतों का एक समूह है जिसके अनुसार किसी देश पर शासन किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या है कि डैश भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ संगाई हिरण पाया जाता है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, ये मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर का, जो मणिपुर में एक संगाई हिरण पाया जाता है। देखिए संगाई हिरण भारत के मणिपुर राज्य में पाया जाता है, यह मणिपुर का राज्य पशु भी है। चलिए संगाई हिरण के बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए संगाई हिरण एल्ड हिरण की एक उप प्रजाति भी है। इसे मणिपुर ब्रो एंटलर्ड हिरण भी कहा जाता है। इसे केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित तैरते हुए बायोमास पर पाया जाता है। यह एक स्थानिक हिरण है और गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। संगाई हिरण के सिर पर दोनों तरफ से एक एक सींग निकलती है। किसी भी फीमेल संगाई हिरण के सींग नहीं होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था कब, 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसे महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया था। यह जो आंदोलन है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की चलिए कुछ खास बातें जान लेते हैं। इस आंदोलन का मकसद भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करना था। यह आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहुत असरदार साबित हुआ था। उसके बाद जान लीजिए कि इस आंदोलन को भारत अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन की वजह भारत में आज़ादी न मिलना, युद्ध में भारतीयों की भागीदारी, जरूरी सामानों की कमी और कई छोटे आंदोलनों में से एक होना था इसमें। बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कि निम्न में से किस वर्ष में रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में घोषणा किया गया कि उसके बाद भारत पर राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासन किया जाएगा। तो ये हुआ था 1858 ईस्वी को। देखिए 1 नवंबर 1858 की महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में घोषणा किया गया कि तब भारत का शासन एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के नाम पर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 सुशासन अधिनियम के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। संसद ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश भारत का प्रशासनिक नियंत्रण सौंपेगा। इस अधिनियम ने भारत को एक प्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा प्रस्तावित दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या कि डैश सूरत की एक 17 वर्षीय लड़की को सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टुंजा एक जनरेशन के द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कौन थी वो, देखिए वो उसका नाम था खुशी चिंडियाला, ठीक है, खुशी चिंडालिया। देखिए सूरत की 17 वर्षीय लड़की खुशी चिंडालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टुंजा एक जनरेशन के द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह कहती है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के उत्साहित होकर मैं हर किसी से इसकी सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने में अपील करती हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किसे 2018 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए किसे किया गया था, ये किया गया था डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को, ठीक है, डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन लोकसभा के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कौन हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्पीकर हो जाएगा, ठीक है। देखिए लोकसभा का अध्यक्ष भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा का नेता और सर्वोच्च पदाधिकारी भी होता है। स्पीकर का जो चुनाव है वो सामान्यतः आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में किया जाता है। 5 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष को लोकसभा के मौजूदा सदस्यों में से चुना जाता है। संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या है कि 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का स्थापना किया था। तो ये हो जाएगा राजा जे चलेया, ठीक है, राजा चलेया की कमेटी के आधार पर। देखिए सरकार ने अगस्त 1991 में प्रोफेसर राजा चलेया की अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया। चलेया को केंद्रीय करों में सुधार के उपायों की सिफारिश करने के लिए कहा गया था। यह TRC 1991, 1992 और 1993 में कई उपायों के साथ 3 रिपोर्ट लेकर आई जिन्हें इन बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है। सीमांत कर दरों को कम करके व्यक्तिगत कराधान प्रणाली में सुधार करना, कॉरपोरेट टैक्स दरों में कमी करना। उसके बाद आयातित इनपुट की लागत कम करना, सीमांत कर दरों को कम करके व्यक्तिगत कराधान प्रणाली में सुधार करना, सीमा शुल्क कम करना, ये सब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या कि निम्न में से द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये कौन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे होगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। देखिए द इंडियन स्ट्रगल 1920-1942 के बीच में हुआ था। भारतीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 2 खंडों वाली पुस्तक है। यह पुस्तक 1920 से 1942 को समाहित करती है। यह जो भाग है भारत पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को विस्तृत करता है। यह पुस्तक 1920 के दशक की शुरुआत में असहयोग और खिलाफत आंदोलनों से लेकर के 1940 के दशक की शुरुआत में भारत छोड़ो और आजाद हिंद आंदोलनों तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि का विश्लेषण करती है। उसके बाद जान लीजिए कि द इंडियन स्ट्रगल का पहला भाग 1920 से 1934 के वर्षों को समाहित करता है और यह 1935 में लॉरेंस और विसार्ट के द्वारा लंदन में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या है कि अक्टूबर 2020 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ये हो जाएगा सुनील अरोड़ा थे।
देखिए सुनील अरोड़ा भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सुनील अरोड़ा एसोसिएशन ऑफ विश्व निर्वाचन निकाय अवेब के अध्यक्ष भी हैं। वह राजस्थान केडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा आन के IAS अधिकारी भी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कहा कि महिला युगल ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 किसने जीता है? देखिए किसने जीता है? ये जीता है टीमिया बाबोस क्रिस्टिना माल्दोनोविक, ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कहा कि भारतीय वायु सेवा की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुआ था। देखिए 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायु सेना की स्थापना हुआ था। उस वक्त ब्रिटिश शासन की सहायक वायुसेना के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के जवानों के साहस के कारण इसके नाम के आगे रॉयल लगा दिया गया। इस तरह इनका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कहा कि भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो देखिए ये कब किया था? ये किया था 18 मई 1974 को किया था। देखिए 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपने पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। कोड बुक स्माइलिंग बुद्धा भारत संयुक्त राष्ट्र के 5 अस्थायी सदस्यों के बाहर दुनिया की 6ठी परमाणु शक्ति बन गया है। यह बम कई प्रमुख भारतीय जनरल की देखरेख में भारतीय सेना के द्वारा राजस्थान में सेना बेस पोखरण टेस्ट रेंज पर विस्फोट किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि पोखरण 1 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के बाहर किसी देश के द्वारा किया गया पहला पुष्ट परमाणु हथियार परीक्षण भी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कहा कि एंटोमोफिली परागण की सहायता से क्या होता है? तो कीड़े होते हैं। एंटोमोफिली परागण की मदद से एक पौधे के पराग कीटों के द्वारा दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस तरह एक पौधे से दूसरे पौधे में पराग का आदान प्रदान होता है। इसे क्रॉस परागण भी कहते हैं। एंटोमोफिली परागण की खास बातें चले जान लेते हैं। एंटोमोफिली परागण वाले पौधों की पंखुड़ियां रंगीन और सुगंधित होती है। इन पौधों में अमृत होता है। मधुमक्खियां, तितलियां, भृंग, ततैया, चींटियां, पतंगे जैसे कीट इन पौधों पर परागण करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे कहा कि OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये कहाँ पर हो जाएगा? मुख्यालय कहाँ पर होगा? ये होगा पेरिस में हो जाएगा। ठीक है, पेरिस में। देखिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है 37 सदस्य देशों का एक समूह है जो आर्थिक और सामाजिक नीति पर चर्चा और विकास करता है। 12 OECD सदस्य आमतौर पर लोकतांत्रिक देश हैं जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं। उसके जाने का आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का जो मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। भारत अब कई OECD देशों के साथ साथ अर्जेंटीना, ब्राजील और चिली के साथ केंद्र का 27वां सदस्य बन गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कहा कि पानी और अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठना क्या कहलाता है? तो देखिए क्या कहलाएगा? ये अवसादन कहलाता है। ठीक है, अवसादन। देखिए द्रव से भारी अघुलनशील पदार्थों को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आप स्थिर होने देकर अलग अलग करने की प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। अवसादन तलछट के जमाव की प्रक्रिया है। यह तब होता है जब निलंबन में कण उस तरल पदार्थ से बाहर निकलते हैं जिसमें वे फंसे हुए होते हैं और एक बाधा के खिलाफ आराम करते हैं। निलंबन से बाहर निकले कण तलछट बन जाते हैं और जल उपचार में उन्हें कीचड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कहा कि विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाएगा? तो ये कौन होगा? देखिए ये नील नदी हो जाएगा। देखिए नील नदी लगभग 4100 मील लंबी है जो और वास्तव में इसे विश्व की सबसे लंबी नदी माना जाता है। नील नदी पूर्वी अफ्रीका से होकर के दक्षिण में उत्तर की ओर बहती है। हालांकि इसके बारे में बहुत सी चर्चाएं हैं क्योंकि कई लोगों का मानना है कि दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी लंबी हो सकती है। उसके बाद जान लीजिए कि यह विक्टोरिया झील में बहने वाली नदियों से शुरू होती है और उत्तर में 6600 किलोमीटर यानी कि 4100 मील से अधिक दूरी तक भूमध्य सागर में गिरती है, जिससे यह विश्व की सबसे लंबी नदी में से एक बन जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कहा कि भूमि पर विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा हो जाएगा? तो देखिए कौन सा हो जाएगा? कौन सा झरना होगा? ये देवदूत झरना हो जाएगा। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा या फिर ऊंचा झरना एंजल फॉल्स है, जिसका अर्थ है सबसे गहरे स्थान का झरना, वेनेजुएला में माना जाता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा अविरल झरना है जिसकी ऊंचाई जो है 979 मीटर और बहाव जो है 807 मीटर है। यह झरना बोलीविया राज्य के ग्रैंड सबाना क्षेत्र में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कनेमा नेशनल पार्क में ओयान टेपुई पर्वत से गिरता है। एंजल फॉल्स विश्व के सबसे ऊंचे निरंतर झरने के रूप में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे कहा कि प्रकृति में पाए जाने वाले धातु के यौगिक को क्या कहा जाता है? तो खनिज कहते हैं उसे। देखिए प्रकृति में पाए जाने वाले धातु के यौगिक को खनिज कहते हैं। ये ठोस पदार्थ होते हैं। जिन खनिजों से धातुओं को आसानी से निकाला जा सकता है उन्हें अयस्क कहते हैं। खनिजों के बारे में ज्यादा जानकारी जान लीजिए। पृथ्वी की भूपरपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। जिन खनिजों से धातुओं को कम लागत पर निकाला जा सकता है उन्हें अयस्क कहते हैं। अयस्क वह खनिज होता है जिसमें धातु ज्यादा मात्रा में हो और जिसमें कम खर्च या फिर शुद्ध धातु मिल सके। उसके बाद जान लीजिए कि जिन खनिजों से धातुओं को लाभप्रद रूप से निकाला जा सकता है उन्हें अयस्क कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर्स का हिस्सा था? देखिए कौन सा देश होगा, ये जर्मनी देश हो जाएगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान धुरी शक्तियों का हिस्सा था। इन देशों को अक्ष शक्तियां या फिर एक्सिस पावर भी कहा जाता है। इन देशों का नेतृत्व जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर, इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी और जापान के सम्राट हिरोहितो ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? तो एटीपी कहलाता है। ठीक है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए कोशिका की ऊर्जा मुद्रा को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी कहते हैं। यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। यह शरीर में मौजूद सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। चलिए एटीपी के बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए यह फॉस्फेट समूह एडेनिन और राइबोज शर्करा से मिलकर बना हुआ होता है। यह शरीर में मौजूद अलग अलग जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा देता है। यह शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला ऊर्जा वाहक अणु भी है। जान लीजिए कि यह भोजन के अणुओं में मौजूद रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। यह कोशिकाओं में काम करने के लिए ऊर्जा का ईंधन के रूप में छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? तो देखिए एक सींग वाली गैंडा के लिए फेमस है। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के 2/3 महान एक सींग वाले गैंडों की मेजबानी करता है। यह एक विश्व विरासत स्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य के गोलाघाट और नौगांव जिले में से एक राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा को दुनिया के बेहतरीन वन्य जीव आश्रयों में से एक माना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को पक्षी जीवन की अलग अलग प्रजातियों के संरक्षण के लिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी जीवन क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या है कि वह युद्ध जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो कौन सा युद्ध था? तो देखिए ये हो जाएगा पानीपत का पहला लड़ाई हो जाएगा ये। देखिए पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और लोदी साम्राज्य की हमलावर सेनाओं के बीच एक चुनौती था, जो कि 21 अप्रैल 1526 को उत्तर भारत में हुआ था। इसने मुगल साम्राज्य की शुरुआत को चिन्हित किया था। यह बारूद, आग्नेय शास्त्र और मैदानी तोपखाने से जुड़ी शुरुआती लड़ाइयों में से एक थी। दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत में प्रवेश करने और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये क्या करवाया था किसने? तो ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। देखिए हवा महल भारत में स्थित जयपुर शहर का एक महल है। इसका निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से किया गया है। यह जयपुर के सिटी पैलेस के किनारे पर है और इसे जैनाना तक बढ़ाया गया जा सकता है। इस संरचना का निर्माण वर्ष 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था, जो भारत के जयपुर शहर के संस्थापक महाराजा सवाई सिंह के पोते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे क्या है कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब किया गया था? तो ये 2010 में किया गया था। देखिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुआ था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम एक विशेष न्यायिक निकाय है जो देश में पर्यावरणीय मामलों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से कौशल में सुसज्जित है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 यानी कि एनजीटी मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत यह किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि एनजीटी अधिनियम का जो उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान प्रदान करना है। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 पे क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा कौन सा गैस? ये ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे हवा और मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और पानी यानी कि H2O लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे माल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का रोशनी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन अपशिष्ट उत्पादन के लिए निकलती है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।